हिंदी अध्यापकों का प्रिय जुमला है, प्रश्न पूछो प्रश्न। बेंजामिन मैलिस की याद में वरवर राव लिखते हैं, जब प्रतिगामी युग धर्म घोटता है वक्त के उमड़ते बादलों का गला, तब न खून बहता है न आंसू। वज्र बनकर गिरती है बिजली, उठता है वर्षा की बूंदों से तूफान, पहुंचती है मां धरती अपने आंसू, जेल की सलाखों से बाहर आता है कवि का संदेश गीत बनकर। कब डरता है दुश्मन कवि से? जब कवि के गीत अस्त्र बन जाते हैं। वो कैद कर लेता है कवि को, फांसी पर चढ़ाता है। फांसी के तख्ते के एक ओर होती है सरकार, दूसरी ओर अमरता। कवि जीता है अपने गीतों में और गीत जीता है जनता के हृदयों में। ऐसा लगने लगा है कि वरवर राव की ये कविता उनके अपने लिए ही सच हो गई हो जैसे। पिछले लंबे समय से हमारे और तमाम जनवादी समाज की लड़ाई में, सरोकार की लड़ाई में लगे साथियों के लिए वरवर राव प्रेरणा देने वाले एक कवि रहे हैं। वो खुद आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। वो केवल कविता नहीं कहते रहे हैं, वो लड़ाई जमीन पर लड़ते रहे हैं। और अब ये कविता जैसे कहती है, ये बेंजामिन मैलिस की याद में लिखी गई है, लेकिन ये कविता जो कहती है कि कवि का संदेश जेल की सलाखों से गीत बन के बाहर आता है। वरवर राव जेल में है, उनका संदेश जेल की सलाखों से गीत बनकर बाहर आ रहा है। और सरकार है कि उनको फांसी के तख्ते पे चढ़ाने में, या यूं कहें उनको अस्वस्थ हालात में जेल में छोड़ देने में लगी हुई है। हमारे साथ जर्मनी से, कोलोन से लाइव हैं उज्ज्वल भट्टाचार्य, पूर्व पत्रकार हैं रेडियो के और कवि हैं, लेखक हैं, बहुत सारा अनुवाद जो है जर्मन भाषा से किया है। और हमारे साथ हिंदी के वरिष्ठ कवि, मेरे प्रिय कवियों में से एक मंगलेश डबराल जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। और आज चूंकि कल वरवर राव के परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि परसों अचानक से एक खबर चारों ओर तैरने लगी जो दरअसल एक अफवाह थी। हमारे समय में खबर और अफवाह में बहुत ज्यादा फर्क करना हमने छोड़ दिया है। तमाम समझदार लोगों ने, तमाम लोगों ने उसको शेयर करना शुरू किया कि वरवर राव का जेल में देहांत हो गया है। लेकिन उसके बाद उनके परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि उनकी हालत बहुत नाजुक है। उसके बावजूद जेल में, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, बहुत सी डिटोरिएटेड कंडीशंस में उनको रखा गया है। मैं स्वागत करता हूं मंगलेश जी आपका और उज्ज्वल जी आपका। सबसे पहले मैं आप दोनों की एक त्वरित टिप्पणी चाहूंगा, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो हाल है अभी वरवर राव का, इसको लेके आपकी टिप्पणी क्या है? मंगलेश जी, आप क्या इस पे क्या त्वरित टिप्पणी क्या है आपकी? मुझे लगता है वरवर राव के परिवार का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत ज़रूरी था और एक बहुत ज़रूरी कदम ये उठाया गया। इससे न सिर्फ वरवर राव के जो हित चिंतक हैं, हितैषी हैं, उन तक ये सूचना पहुंची, बल्कि ये दूर दूर तक पहुंची है और लोगों के सरोकार जो हैं वो सामने आए। अभी हमारे देश की बड़ी इतिहासकार उर्मिला थापर और अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक और 3 समाजशास्त्रियों ने जो है वो महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि वरवर राव का तुरंत उनको अस्पताल में भेजा जाए और उनका सही इलाज कराया जाए। और सोशल मीडिया पर बहुत वरवर राव को लेकर, वरवर राव की कविताएं और उनके बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है और जगह जगह से तमाम कवि, लेखक, जागरूक बुद्धिजीवी ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें तुरंत जो है वो अस्पताल में ले जा करके अच्छी चिकित्सा की जाए और उनका पूरा ख्याल रखा जाए। तो ये जो चिंता हो रही है कि कहीं वो विचाराधीन कैदी के रूप में उनकी मृत्यु न हो जाए, तो अगर ऐसा होता है दुर्भाग्य से, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार पर होगी। उज्ज्वल जी, परसों ही आपने जो है उनके बारे में बात की थी और मैं जानना चाहूँगा, आपको जब ये खबर मिली और ख़ासतौर पे कल जब परिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मन में अचानक से क्या आया? मुझे ब्रेस्ट की एक लाइन याद आ गई। ये कैसा समय है जबकि खौफनाक खबर अभी तक मिली नहीं है। अफवाह गलत साबित हुई, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जैसे एक वेटिंग की स्थिति में है, इंतजार की स्थिति में है कि क्या होगा, कुछ बताया नहीं जा सकता है। और जो अफवाह थी वो हमारे दिमाग के पीछे खौफ की तरह छाई हुई है। वरवर राव साथी है,
मंगलेश जी, मैं भी एक बार उनके साथ मंच पर हम लोग कविता पढ़ चुके हैं। और कविता के बारे में हमारी समझ एक सी है, उसी को लेकर हम आगे चलते रहे हैं और ये बहुत दुखद स्थिति है। लेकिन सवाल मैं फिर कहूंगा, हम लोग वरवर राव जी के लिए इस कार्यक्रम में हैं, साथी वरवर राव के लिए, लेकिन सवाल यहाँ तंत्र का है, इस देश में क्या हो रहा है। और जो कुछ साथी वरवर राव के साथ हो रहा है वो इस देश की हालत का एक लक्षण है, सिम्टम है, और मुझे लगता है कि हमें उस पर बात करनी पड़ेगी। मंगलेश जी, आप मेरे ख्याल से लंबे समय से कविता आप इतने लंबे समय से कर ही रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद जब आप लोग जवान हो रहे होंगे या जवान हुए होंगे, उस दौर में भी वरवर राव सक्रिय थे और आप लोगों ने अपनी कविताएं, उनकी कविताएं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, तमाम सामाजिक लड़ाइयों से लेकर तमाम मौक़ों पे। चूँकि नई पीढ़ी जो है, और ये बिना शक एक विडंबना है हमारे समाज की, जो अभी का समाज है, कि नई पीढ़ी जो है, मैंने कल कई लोगों से बात की, वो वरवर राव के बारे में उस तरह से नहीं जानती। और केवल ये उत्तर भारत की बात नहीं है, ये दक्षिण भारत जो उनका मुख्य कार्यक्षेत्र रहा है, वहाँ की स्थिति भी यही है। कितना महत्वपूर्ण एक कवि के तौर पे आप उनको देखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस पर बात करें, जिससे कि जो नई पीढ़ी है, जो लोग नौजवान इसको देख रहे हैं, वो समझ पाएं कि उनकी ज़रूरत कितनी है और उनके साथ जो हो रहा है वो क्यों गलत है। ये बहुत दुखद है कि नई पीढ़ी को वरवर राव के बारे में बहुत पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस दौर में हम लोगों ने लिखना शुरू किया था, उस समय बांग्ला में भूखी पीढ़ी, हिंदी में अकविता और आंध्र में तेलुगु में, आंध्र उस समय एक ही था, यूनाइटेड आंध्र था, तो और तेलुगु जो है विरसम, तेलुगु में जो है वो दिगंबर रचयितालु संगम, नग्न पीढ़ी के नाम से कविता लिखी जा रही थी। और उस समय वरवर राव, चरमन राजू, ज्वालामुखी, नग्न मुनि, इस तरह के लोग जो थे प्रमुख हस्ताक्षर होते हैं। और इन लोगों की कविता, और बांग्ला में भूखी पीढ़ी की कविता, हिंदी में कविता, और इस तरह के कई आंदोलन जो थे बहुत सक्रिय थे। और एक बहुत नई तरह की कविता तेलुगु में आई थी, उसके ये लोग अग्रणी लोग थे। उसके बाद जब नक्सलबाड़ी का विद्रोह हुआ, तो उसके बाद कविता में एक बड़ा बदलाव आया, और वो बांग्ला की जो भूखी पीढ़ी है, उसके बाद वो भूखी पीढ़ी में के एक प्रमुख कवि मलय राय चौधरी ने यह कहा कि अगर आज आप दीवार पर कविता नहीं लिख सकते हैं तो कविता लिखना व्यर्थ है, और उन्होंने लगभग कविता लिखना बंद कर दिया। तो दीवार पर कविता लिखना, ये जो बांग्ला की जो भूखी पीढ़ी का जो रूपांतरण हुआ, इस तरह से हुआ। उसके बाद नवारण भट्टाचार्य आए, और भी बहुत शिल्प आए, और ये आंध्र में, तेलुगु में जो है दिगंबर रचयितालु संगम जो है, वो उसका नाम विरसम हो गया, विप्लवी रचयितालु संगम। तो विप्लवी मतलब क्रांतिकारी रचयितालु संगम। फिर ये सब लोग, ज्वालामुखी हो, नग्न मुनि हो, वरवर राव हो, इन लोगों ने उस दौर में क्रांतिकारी कविता की शुरुआत की। इसमें ये उल्लेखनीय बात यह है कि अब आंध्र में कम्युनिस्ट आंदोलन की जड़ें, अगर हम इतिहास में जाएं, तो आंध्र में कम्युनिस्ट आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी रही। और श्री श्री जैसे महाकवि जो हैं, वो एक बड़े कम्युनिस्ट भी थे और एक महान कवि तो थे ही वो। तो ये इन सब लोगों ने श्री श्री में अपनी परंपरा देखी, और इन्होंने ये अत्यंत सार्थक कविता की रचना की। और वरवर राव न सिर्फ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ कवि हैं, बल्कि वो तेलुगु के अत्यंत प्रतिष्ठित आलोचक भी हैं। उनकी जो आलोचना जो है वो एक मानक मानी जाती है तेलुगु में, और उन्होंने अरसे तक, लगभग 40 वर्ष तक उन्होंने अध्यापन किया तेलुगु साहित्य का। और तो उसके बाद वो एक एक्टिविस्ट पोएट, जो एक्टिविस्ट कवि, क्रांतिकारी कवि के पे जो है, उन्होंने तेलुगु पाठकों के बीच, तेलुगु समाज में अपनी एक बहुत बड़ी जगह बनाई, और वो जगह देखते ही देखते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी बन गई। तो इस तरह से वरवर राव का योगदान अप्रतिम है, और वो हमारे बड़े कवियों में से हैं। और न सिर्फ वो एक, ये तो जो
मुझे लगता है कि उनकी गिरफ्तारी वगैरह वगैरह जो है ये सब होता रहा है उनके साथ, ये तो मुझे लगता है कि ये प्रतिशोध की भावना या या आप अपने विरोधी विचारों को सहन न कर पाने का एक जो राज सत्ता का जो ये चरित्र होता है, ये उसी की अभिव्यक्तियां हैं। जी उज्जवल जी, आप कैसे देखते हैं? एक हिस्सा ये है सवाल का कि नई पीढ़ी जो है वो इतना जानती क्यों नहीं है, और एक हिस्सा इस सवाल का ये है कि आप जैसे निजी तौर पे आपने एक घटना का जिक्र भी किया था जब आपकी मुलाकात हुई मंच पे, आपने एक साथ कविता पढ़ी, और एक वो जो जिसको हम कहते हैं फैन मूवमेंट अंग्रेजी में, नौजवानों की भाषा में, जो हम बात कर रहे थे इस बारे में कल। और एक दूसरा हिस्सा ये कि आपके ऊपर आपने जब उनको पढ़ा या सुना तो कैसे कविता जो है एक नौजवान के मानस पर वो असर डालती है, और वरवर राव की कविताएं जो हैं उस मायने में किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप अपने जो है उन दिनों में छात्र आंदोलन में भी सक्रिय रहे, तो ये दोनों बातों पे हम बात करना चाहेंगे। ये एक बहुत ज़रूरी डिस्कशन है। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये शिकायत नौजवान पीढ़ी से ये बंद होगी जी। अगर कोई असर नहीं है तो रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है जी। मैं साथी वरवर राव से सिर्फ एक बार मिला हूँ 2014 में जी। हम लोग पुस्तक मेले में आधार प्रकाशन के मंडप के सामने हम लोगों ने 16 मई के बाद नामक हमारा जो कविता अभियान था जी, उसके तहत एक काव्य पाठ का आयोजन किया था, जहाँ वीरेंद्र भी थे, मेरे ख्याल से मंगलेश जी थे, वरवर राव थे, और आप कहेंगे असर नहीं हो रहा है, लेकिन हिंदुत्ववादी गुंडों ने उस कार्यक्रम को में बाधा डालने, जिस वक्त मैं कविता पढ़ रहा था उसी वक्त ये घटना हुई, और मुझे चिल्ला कर अपनी कविता पढ़नी। हाँ, तो कहीं ना कहीं कोई असर तो है ही जिसकी वजह से वो डर रहे। उस आयोजन में बहुत भीड़ हो गई थी, काफी भीड़ हो गई थी। हाँ, बहुत दर्शक आ गए। और मैं मंगलेश जी ने आखिर में जो बात बताई, मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा कि ये क्या हो रहा है मुल्क में। पहली बात कि उनके ठग, ये फांसीवादी ठग, उनके षड्यंत्रकारी गिरोह चुन चुन कर बुद्धिजीवियों और कलाकारों की हत्या कर रहे हैं, जो 2014 से पहले ही शुरू हो चुका था। दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी वगैरह वगैरह जो चलता रहा। दूसरी बात कि ये जो उदारवादी बौद्धिक सांस्कृतिक तबका है, उसके स्पेस को संकुचित किया जा रहा है, श्रिंक किया जा रहा है। कहीं आपको मौका नहीं दिया जाएगा संस्थानों पर कब्जा करते हुए, और कहीं आपके लिए जगह न छोड़ते हुए। तीसरी बात ये कि आप अगर जनता के बीच अपनी कला, अपनी संस्कृति को लेकर जाएंगे तो वहां गुंडागर्दी के जरिए आपको रोका जाएगा। ये तीसरी बात हो रही है। चौथी बात, अब हम ये देख रहे हैं कि चुने हुए बुद्धिजीवियों को, ये जो एक कानून का जो सिलसिला है जो DIR से चला था, अब NIA तक आया है, हाँ? जहां सारी मतलब लीगल डिफेंस के सारे मौके खत्म कर दिए जाते हैं, उनके जरिए इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, सताया जा रहा है। अब यही बाकी रह गया है कि बौद्धिक एक्टिविस्टों के खिलाफ, कलाकारों के खिलाफ, लेखकों के खिलाफ एनकाउंटर शुरू। तो ये जो स्थिति है ये बताता है कि देश और देश का तंत्र कहाँ आ चुका है, और कैसी उनमें कैसी बदहवासी है, कैसी बौखलाहट है जी। और हाँ, तो देश की इस स्थिति का हमें जायजा लेना पड़ेगा और वो लोगों के सामने रखना पड़ेगा जी। कितने लोगों तक हम पहुंच पाते हैं, हम उतने लोगों तक पहुंच पाएंगे जितने लोगों को हमारी जरूरत रहेगी। अपनी ओर से हमें कोशिश करते रहना है। और ये शिकायत, अब हम एफर्ट नहीं कर सकते, ये शिकायत
कि लोग सुन नहीं रहे हैं। हमें अपनी बात कहनी है और लोग सुनेंगे, जिनको सुनना है वो सुनेंगे। लोग हमारी बात की वजह से नहीं, उनके अपने हितों की वजह से, उनकी अपनी जिंदगी की जो कशमकश है उसकी वजह से हमसे जुड़ेंगे, और वो जुड़ेंगे। और इसी भरोसे के साथ हमें अपना काम करते रहना है। एक टर्किश कवि थे नाजिम हिकमत, और ये हमको आज की दुनिया में सुनने में नौजवानों को बड़ा अजीब लगता है, और 1902 में जब वो पैदा हुए तो टर्की में जो है वो ऑटोमन साम्राज्य था। ऐसा कुछ इसमें अजीब नहीं है, हमारे देश में भी जो है ब्रिटिश रूल ही था, तो बस वहाँ पे राजशाही थी उनकी अपनी, और हमारे यहाँ जो है कोई और आके राज कर रहा था बाहर से। तो एक कविता में वो लिखते हैं नाजिम हिकमत, और नाजिम हिकमत और वरवर राव के शो में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नाजिम हिकमत ने लंबा समय तकरीबन 8 साल जो है जेल में बिताया, जो वो लिख रहे थे उस वजह से। और वो लिखते हैं इसमें कि लोगों, मेरे लोगों, खासकर एशिया के लोगों, अफ्रीका के लोगों, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, प्रशांत द्वीप के लोगों, यानी धरती के 70% लोगों, अपने हाथों की तरह तुम बूढ़े और भुलक्कड़ हो, बेकल, अनोखे और जवान हो अपने हाथों की तरह। इसमें एक हिस्सा आता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे समय की कहानी है। वो कहते हैं इस कविता में आगे कि लोगों, मेरे लोगों, अगर टीवी और रेडियो झूठ बोलते हैं, अगर किताबें झूठ बोलती हैं, अगर दीवार के पोस्टर और अखबारों के इश्तिहार झूठ बोलते हैं, अगर पर्दे पर लड़कियों की टांगें झूठ बोलती हैं, प्रार्थनाएं झूठ बोलती हैं, लोरियां झूठ बोलती हैं, सपने झूठ बोलते हैं, शराब खाने का साजिंदा झूठ बोलता है, मायूसी भरी रात में चांदनी झूठ बोलती है, अगर आवाज़ें झूठ बोलती हैं, रंग झूठ बोलते हैं, अगर तुम्हारे हाथों को छोड़ के, तुम्हारे हाथों के सिवा हर चीज़ और हर शख्स झूठ बोलता है, तो ये सारी कवायद तुम्हारे हाथों को मिट्टी के लोंदे की तरह फर्माबरदार, अंधेरे की तरह अंधा और कुत्ते की तरह भोंदू बना देने के लिए है, ताकि तुम्हारे हाथ घूसों में, बगावत में तब्दील ना हो जाए। सौदागरों की ये हुकूमत, ये जुल्म कहीं खत्म ना हो जाए। वरवर राव, मंगलेश जी, ये सवाल आपसे है कवि के तौर पे, एक कवि से कितना डर जाती है सरकार, और एक ऐसे समय में जब दरअसल हम बार बार इस पे चर्चा कर रहे हैं कि हमारी भाषा या जो भारतीय भाषाएं, उनके साहित्य में दिलचस्पी नहीं है लोगों की, या नौजवान पीढ़ी, जो अभी मैंने एक सवाल पूछा था, क्योंकि ये सवाल बार बार उठता रहता है, उसके बावजूद कवि से अगर इतना डरती हैं सरकारें, हुकूमत, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये है ना कि उसका असर बाकी है, जो दादा भी कह रहे थे। जी हाँ, अगर मतलब जन कवि है कोई, तो उससे सरकार डरती है, क्योंकि वो जनता के स्वप्नों को, संघर्षों को आवाज़ देता है और उनके साहस का साथ देता है, और उन्हें कहीं न कहीं प्रेरित भी करता है, जो कि वरवर राव की कविता करती रही है। मैं आपको एक घटना का जिक्र करूं कि जब स्पेनी के महान कवि फेडेरिको गार्सिया लोरका जब वापस जब अपने देश गए स्पेन, और उन दिनों स्पेन में गृह युद्ध चल रहा था, तो लोगों ने उनसे ये कहा कि तुम वहाँ मत जाओ, तो वहाँ हो सकता है फ्रैंको जो तानाशाह के लोग जो है सेना है तो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे, तुम्हें गिरफ्तार कर ले या मार दे। तो क्योंकि लोरका इतने मासूम थे, लोरका ने कहा कि कवि से उनको क्या खतरा हो सकता है, तो वो नहीं करेंगे, और मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ गए, उन्हें बाकायदा फ्रांको की फौज ने मार डाला, और तो पाब्लो नेरूदा ने इस पर एक टिप्पणी की थी कि लोरका को इसलिए मार दिया गया कि वो एक कवि था। लोरका अपनी कविता में कोई फ्रांको के मुखर विरोधी नहीं थे, जीवन में थे और अपने व्यवहार में थे, फ्रांको के बहुत बड़े विरोधी होते, तो उन्हें मार दिया गया। तो ये वरवर राव की कविता से खतरा तो हमेशा लगता रहा है। देखिए, सन 1973 में वरवर राव पहली बार गिरफ्तार हुए मीसा के अंतर्गत, और उस समय जो हाई कोर्ट ने उनको रिहा करते हुए ये कहा था कि वरवर राव के लेखन में ऐसा जो कुछ भी नहीं है कि कोई प्रत्यक्ष, 1973 में वो छूटे थे, तो ये हाई कोर्ट के फैसले में ये कहा गया कि वरवर राव की कविता में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो किसी को हिंसा के लिए भड़काए, समाज के लोगों को ये संदेश दे कि उनको कोई फिजिकल एक्शन करना चाहिए। तो
तब से वरवर राव जिस तरह की कविता लिखते आ रहे हैं, उन्हें इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से शायद 5 या 6 बार गिरफ्तार हुए हो, और अब ताज़ा 2018 में हुए थे एल्गार परिषद के में को लेकर भीमा कोरेगांव के मसले पर उन पर जो है ये आरोप लगाए गए जो कि निराधार है, बिल्कुल जो झूठे हैं एकदम, और उन्हें अभी तक बेचारा झूठे, उन आरोपों के झूठे और होने का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अभी तक उसमें जो लोग गिरफ्तार किए गए उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट भी, कोई पुलिस ने कोई कोर्ट में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई है। तो ये वो चाहे वो सुधा भारद्वाज हों, चाहे आनंद तेल तुंबड़े हों या और लोग हों, तो ये स्पष्ट संकेत है कि सरकार वरवर राव से कितना खतरा महसूस करती है, कितना डरी हुई है। और तो एक आपने सही उदाहरण दिया, तो उनकी तुलना नाज़िम हिकमत से ही की जा सकती है, और नाज़िम हिकमत की तरह उनमें वो एक बहुत गहरी मानवीय उम्मीद से उनकी भरी हुई कविताएं हैं। मैं उनकी आपको एक कविता जो क्रांतिकारी कविता नहीं है उस तरह से डायरेक्टली, लेकिन इस क्रांतिकारी कवि ने ऐसी कविताएं भी लिखी हैं, मैं आपको एक उसकी दो तीन पंक्तियां सुनाता हूँ। वसंत कभी अलग होकर नहीं आता, ग्रीष्म से मिलकर आता है, झरे हुए फूलों की याद शेष रही कोपलों के पास, नई कोपलें फूटती हैं आज के पत्तों की ओट से, अदृश्य भविष्य की तरह कोयल सुनाती है बीते हुए दुख का माधुर्य, प्रतीक्षा के क्षणों की अवधि बढ़कर स्वप्न समय घटता है। तो ये भी इस कविता में भी आप देखेंगे क्रांतिकारी कवि जो है वो वसंत और प्रकृति की कोमलता को भी किस तरह देखता है, कितने कितने अनोखे ढंग से देखता है जी। लेकिन उसमें तो ये वही चीज़ है, देखिए क्रांति जिसको हम कहते हैं या बदलाव, दरअसल वो कुदरत से बहुत दूर जाके हो भी नहीं सकती है, और सारी लड़ाई हमारी कुदरत या उसके संसाधनों या कुदरती तौर पे हमारा जो जीने का अधिकार है, जैसे जो जीना चाहता है, दरअसल उसको बचाने की है। जो दादा ये आपने एक बड़ी मज़ेदार बात कही थी, वो फांसीवादी लुटेरे या ऐसे कुछ आपने शुरुआत में जो एक बात कही थी, आप लगातार हिंदुस्तान आते हैं रिटायरमेंट के बाद से, आप मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने यहाँ रहते हैं और 5 या 6 महीने जर्मनी में रहते हैं। आप कैसे देखते हैं ये जो पूरा भीमा कोरेगांव का मामला, और उस समय मेरे ख्याल से आप हिंदुस्तान में ही थे जब ये हुआ था, जनवरी में ये हुआ था, और 1 जनवरी या 2 जनवरी की बात है। इस मामले में अब तक जिन लोगों ने जाके वहाँ हिंसा की शुरुआत की, जो महाराष्ट्र के ही जो है वो राइट विंग है, एक विशेष धर्म से जुड़े हुए राइट विंगर्स, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं है, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार पहले भाजपा की थी महाराष्ट्र में, अब कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की सरकार है शिवसेना के साथ, लेकिन अभी भी इनमें से किसी की रिहाई नहीं हुई। ये वो लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं था। दूसरा एक जो तथ्य इस मामले में जो इसी में जांच में दिया गया कि एक शख्स अपने तकिए के नीचे एक चिट्ठी रख के, प्रिंट आउट रख के सो रहा था, जिससे प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश थी। इसको कैसे देखते हैं आप, और समाज इसको अगर मान लेता है, इसको फैक्ट को, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये फांसीवादी दुष्प्रचार का एक गोएबल्स का तरीका होता है कि झूठ को बार बार कहो और वो चलता रहेगा। जहां तक का महाराष्ट्र सरकार का सवाल है, तथ्यों की जांच करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र सरकार अपने बचाव में ये भी कहती है कि इस मामले को एनआईए को वो केंद्र सरकार ने ले लिया है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती, तो उसकी जांच करनी पड़ेगी। मैं उस पर कुछ तुरंत बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र सरकार भी कोई एक्टिविस्टों की सरकार तो है नहीं। एक दूसरी बात, अभी जो नाज़िम हिकमत की बात आपने छेड़ी है, इतिहास को जब हम देखते हैं, कुछ एक इंस्टेंसेस आते हैं जो
इस सिलसिले में मुझे याद आते हैं शेक्सपियर जी, जूलियस सीजर में वो एक प्रसिद्ध लाइन है, आई एम सिन्ना द पोएट, भाई मैं कवि हूं, मुझे छोड़ दो। जी, जी, लेकिन छोड़ा नहीं जाता। अगर आप कविता लिखते हैं, अपनी कविता के साथ आप चाहे ना चाहे आपकी जो दखलंदाजी होती है, अगर आप सचमुच कविता के साथ जुड़े होते हैं, रचनाशीलता आपको ले जाती है संघर्ष के मैदान में, और फिर आपके पास बचने का कोई उपाय नहीं रहता। तो इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जी, समाज और बुद्धिजीवी कलाकारों के बीच संबंध, ये भी एक सवाल इस सिलसिले में आता है। और मुझे अनुदारवादी रक्षणशील फ्रांसीसी राष्ट्रपति दे गॉल का वो प्रसिद्ध बयान याद आता है, जब उनसे 1968 के छात्र विद्रोह के समय, जब छात्र विद्रोह के प्रबल समर्थक यापोल सार्त्र को गिरफ्तार करने के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि वोल्टेयर को गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो ये यहाँ तक कि अनुदारवादी जो तबका है, वहां भी संस्कृति के प्रति ये एक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। लेकिन आज हम भारत में जो देख रहे हैं, जो लोरका के साथ हुआ, जी, जो वॉल्टर बेंजामिन के साथ हुआ, जी, वो मानव सभ्यता का सबसे कुत्सित चेहरा जो सामने आता है, संस्कृति विरोधी, मानवता विरोधी, हाँ, उस चेहरे के ये लक्षण है जो आज भारत में दिखाई दे रहा है। और मयंक, आपने नाजिम हिकमत का जिक्र किया। जी, नाजिम हिकमत की कविताओं में मेरी राय में जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है, और सभी संस्कृति कर्मियों को जिस पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, वो यह है कि अपनी सारी कविताओं में संस्कृति प्रेमी के अवसाद के खिलाफ लगातार नाजिम हिकमत बोलते रहे सारी कविताओं में, हाँ, और उसकी व्याख्या करते रहे, उससे उबरने की कोशिश अपने अवसाद से। और ये आज संस्कृति कर्मियों के लिए बेहद जरूरी है कि जो हालत है उसमें भी नाजिम हिकमत के जीवन, उनकी रचनाओं से ये सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है। जेल से कविताएं लिख रहे हैं और मतलब सारे दमन, सारे शोषण और अपनी सारी जो उनके अंदर जो चल रहा है, जो कमजोर बनाता है, उसके खिलाफ लड़े जा रहे हैं। ये जीने की शर्त है, ये कला की, संस्कृति की शर्त है, क्योंकि बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। और संस्कृति कर्मी वहां खुद अपनी जिजीविषा की खातिर वहां पीछे नहीं हट सकते, और पीछे नहीं हट रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है। हम जो यहाँ पर आए हुए हैं, हाँ, मंगलेश जी, अगर हालत करती है, कभी भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। जो आज वरवर राव की हालत हो रही है, मंगलेश डबराल की वही हालत हो सकती है। मैं दूर हूं, लेकिन बार बार भारत जाता हूं, और एयरपोर्ट पर ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जोखिम है। इस सरकार का जो एक रिकॉर्ड है वो ये है कि मानवाधिकार आंदोलन को कुचलना, ये इसका एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा है। सब कुछ, और ये इसलिए, और अब मैं आज के इस कार्यक्रम की सबसे जरूरी बात कहना चाहता हूँ। ये क्यों हो रहा है? जिस तरीके से दमन किया जा रहा है, उसके बावजूद सच्चाई यह है कि एक वैकल्पिक हिंदुत्ववादी, फांसीवादी सांस्कृतिक परिसर वो तैयार नहीं कर पाए। सब कुछ दखल में लेते हुए भी एक ऑल्टरनेटिव स्पेस वे तैयार नहीं कर पाए हैं, इसलिए बौखला रहे हैं। उनकी पहुंच अगर व्हाट्सएप तक है, तो फेसबुक में भी वो पीछे हट रहे हैं, सोशल मीडिया में भी उनको पीछे हटना पड़ रहा है। जहां भी तार्किकता की बात होगी, जहां भी कला की, संस्कृति की बात होगी, वो हार रहे हैं, और इस हार से वो बौखला रहे हैं। और इसलिए उनका एकमात्र सांस्कृतिक हथियार गुप्त घातक
और एनकाउंटर करने वाली पुलिस रह गई है, जेल और एनआईए रह गई है। यही उनका हथियार है और इसे हमें समझना पड़ेगा। देखिए मंगलेश जी, आप कुछ कह रहे थे। हमारी जो सारी परेशानियां हैं, उसके बावजूद हमारी जो ताकत है, उस ताकत को हमें समझना पड़ेगा, उस ताकत पर हमें भरोसा रखना पड़ेगा। जी मंगलेश जी, आप कुछ कह रहे थे। जी हाँ, असल में बात यह है कि जितने लोग इस समय गिरफ्तार हैं और बिना सुनवाई के और बिना ऐसा लगता है कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई विधि विधान नहीं है, ये भी नहीं पता है कब तक उनको जेलों में रखा जाएगा। तो ये सब असल में ये लोग सब मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। अब हमारे समाज में मानवाधिकार आंदोलन की जो इस समय हालत है कि जो पुराने लोग थे, बूढ़े लोग थे, उनमें से बहुत से लोग या तो चले गए हैं दुनिया से, कुलदीप नैयर, इस तरह के और लोग, या कि वे बहुत बूढ़े हो गए हैं, अशक्त, निष्क्रिय हो रहे हैं। और जो ये नए आंदोलनकारी जो आए हैं मानवाधिकार आंदोलन के, ये इनमें से कई लोगों को जेलों में डाल दिए गए हैं। तो इस समय ये बहुत मतलब हिंदुस्तान में नागरिक अधिकारों की आवाज उठाने वालों का दमन जो है, ये अभूतपूर्व घटना है जो पिछले 6 साल में घटित हुई है। इससे पहले भी दमन होता था, लेकिन इतना सुव्यवस्थित, इतना एजेंडा आधारित जो है दमन नहीं था। आप देखिए कि प्रेस को गैग कर दिया गया है बुरी तरह से। हमें ये पता नहीं है, यहाँ तक पता नहीं कोविड के कितने मामले हो रहे हैं, यहाँ तक पता नहीं कि असम में कोई डिटेंशन सेंटर में कितने लोग हैं, ये भी जानकारी नहीं है। तो जानकारी पाने के जरिए जो है रोक दिए गए हैं, और दूसरी ओर मानवाधिकार आंदोलनकारी जितने भी हैं और उन पर दमन चक्र चल रहा है। तो ये अभूतपूर्व स्थिति है, ये ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी, और आगे जाकर क्या शक्ल ये चीज़ें लेंगी ये मैं नहीं कह सकता, सिवाय इसके कि हमें हमेशा उम्मीद को बरकरार रखना चाहिए, उम्मीद हमको बनाए रखनी चाहिए। तो उज्ज्वल जी ने अभी जिक्र किया था, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ब्रॉडकास्ट का एक पर्पज़ ये भी होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं जानते हैं उनको भी डिस्कस कर लें। तो उज्ज्वल जी ने लोरका का जिक्र किया था। फेडरिको गार्सिया लोरका जो थे वो स्पेनिश के महान कवि माने जाते हैं, और नेशनल मिलिशिया ने, जाहिर सी बात है वो, हालांकि उनको जाना जाता है, उनका सिंबलिज्म, फ्यूचरिज्म और सरियलिज्म जो है वो उनके पोइट्री के, उनके कविता के क्राफ्ट का अहम हिस्सा है। उनको भी ऐसी ही राष्ट्रवादी ताकतों ने, नेशनल मिलिशिया ने स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान उनकी हत्या कर दी थी। उनके शव के अवशेष भी नहीं मिले कभी, लेकिन मैड्रिड में उनकी बहुत बड़ी एक मूर्ति लगी है। उज्ज्वल जी ने शायद मेरे ख्याल से वो देखी भी होगी, क्योंकि वो ट्रैवल करते रहते हैं। लेकिन मैड्रिड में लोरका की मूर्ति लगी है, और एक कविता है लोरका की जिसका उज्ज्वल भट्टाचार्य जी ने ही अनुवाद किया है। मेरी बालकनी नाम की वो कविता है फेडरिको गार्सिया लोरका की, और वो कहती है कि अगर मर जाऊं मेरी बालकनी खुली रख छोड़ना, छोटा सा बच्चा संतरा खाता है, अपनी बालकनी से उसे देख सकता हूँ, खेतिहर फसल काटता है, अपनी बालकनी से उसे सुन सकता हूँ, अगर मर जाऊँ मेरी बालकनी खुली छोड़ रखना। फैज़ अहमद फैज़ भी ऐसे ही जेल में रहे लंबे समय तक, बाहर आए तो फिर लिखा। हबीब जालिब तो कहते हैं कि वो लिखते थे, जेल जाते थे और बाहर निकलते थे और फिर ऐसा ही कुछ लिख दिया करते थे। अभी के वक्त में उज्ज्वल जी और मंगलेश जी, पहले उज्ज्वल जी आप ही से जवाब चाहूँगा कि आप कैसे देखते हैं कि क्या जो बात आपने कही कि संस्कृति कर्मी या कवि जो है वो डर नहीं रहा है, बोल रहा है, पर क्या समाज जो है वो जागरूक है? खास तौर पे जैसे वरवर राव की हम कहानी लें, और मुझे नहीं पता कि कल को किसी और के साथ भी यही अगर होता है तो ये भारतीय समाज, खास तौर पे उत्तर भारतीय समाज, इस बारे में सोचता भी है या कभी सोचता था? आपने कैसे देखा है इसको बीते 30 सालों में, 3 दशक में, खास तौर पे पोस्ट बाबरी? देखिए, बात ऐसी है कि हम बोलते हैं तो क्या ये बोलना समस्या है? नहीं, बोलना समस्या नहीं है। बोलना समस्या तब होता है जब जो असली समस्याएं हैं वहां आप कुछ कर नहीं पाते। कोरोना वायरस की समस्या है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। अर्थ जगत की समस्या है, कोई हल नहीं है, पूरा प्रशासनिक तंत्र एकदम ध्वस्त हो रहा है।
एक सांस्कृतिक पतन के युग में हम हैं, जो हर कोई देख सकता है। ये है समस्याएं, और जो बौखलाहट है वो उसकी वजह से है। हाँ, सबको खामोश कर दिया जाए ताकि जो समस्याएं हैं उन पर बात ना हो। हाँ, और ये शुतुरमुर्ग की तरह वो अपना सर बालू में छिपा कर रखे, जो नहीं हो पा रहा है। इसलिए समस्या हम नहीं है, समस्याएं इस समाज में, इस देश में है। और ये एक जो है असली मैदान से बाहर लड़ाई छेड़ने की कोशिश है कि इनको खामोश कर दो, समस्याएं खत्म हो जाएगी। समस्याएं खत्म नहीं होगी। हमारी आवाज को खामोश करके आप उन समस्याओं का हल नहीं कर सकते, और समस्याएं रहेंगी। हम नहीं बोलेंगे, कोई और बोलेगा। आज 10 लोग बोल रहे हैं, कल 100, फिर 1000, फिर लाखों लोग बोलेंगे, और ये बोलेंगे हमारी वजह से नहीं। ये बोलेंगे क्योंकि ये उनकी समस्याएं हैं, उनका जीवन है, और संघर्ष वहीं से पैदा होता है। और समस्याएं रहेंगी तो समस्याओं पर बोलने वाले पैदा होते रहेंगे। इसलिए उस पर, और वो, मैं तो जर्मनी में हूं, नाजीवाद की काली रात में भी अलग अलग तरीके से वो अपना कोई ना कोई जरिया वो निकाल लाएंगे। जनता बोलती है और वो अपने प्रतिनिधि पैदा करती है, और ये होता रहेगा। हाँ, इसलिए उसके लिए हमें बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। हाँ, कभी भी आसान नहीं होता, और ये आसान नहीं होगा। कहाँ ला दिया आपने दुनिया को, ये देखिए। जहां, और ये कोई कम बड़ी समस्या नहीं है। मानवता का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, क्या हमारी वही नियति होने जा रही है जो डायनासोर्स की हुई थी, ये भी आज एक सवाल बना हुआ है। और वो इसलिए कि ये 200 साल के पूंजीवाद ने हमारे जीवन के आधार को इस तरह तहस नहस कर दिया है कि हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वो है समस्याएं। वरवर राव की किसी कविता की वजह से, जब वो कहते हैं, मैं एक कविता यहाँ सुनाना चाहता हूँ। मैं तो राजद्रोही ही हूँ सदियों से, आजादी के लिए सत्ता को तोड़ता आया हूँ। दास व्यवस्था से लेकर आज तक एक नई व्यवस्था का सपना लेकर, सिर्फ अपना ही नहीं, सारी सर्वहारा जनता का स्वप्न। जल, जंगल, जमीन और इज्जत के लिए, जनता की सत्ता के लिए मैं राजद्रोह ही कर रहा हूँ। मेरा तुमसे सवाल बस इतना ही है कि तुम मेरे ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर देशद्रोही क्यों कहते हो? मैं राजद्रोही हूँ क्योंकि तुम राज हो और मैं तुमसे नाराज हूं। मेरी थोड़ी सी असहमति है। सवाल मेरी नाराजगी का नहीं, सवाल करोड़ों लोगों की नाराजगी का है। कलाकार, लेखक उस नाराजगी को व्यक्त करता है, और एक दिन वो आता है जब ये व्यक्त नाराजगी करोड़ों लोगों की नाराजगी हो जाती है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। मंगलेश जी, आपकी एक कविता है तानाशाह, एग्जैक्टली वही सब आप देख रहे हैं उस कविता में। एक उसका आखिरी हिस्सा जहां तक मुझे याद पड़ता है वो यही है कि इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत हो चुका है, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पहली बार। हम लोग देख रहे हैं अपने सामने ये सब होते हुए देश में। हाँ, ये हमारे सामने हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये कहाँ जाएगा, क्योंकि अंततः जैसा कि जुल ने कहा कि वो नाराजगी करोड़ों लोगों की नाराजगी बन जाती है, तो क्षोभ जो है वो करोड़ों लोगों का क्षोभ बन जाता है। और असल खतरा राज सत्ता को यहीं से होता है कि उसको आशंका रहती है कि कहीं इस तरह की आवाज़ जो है वो उसके साथ बहुत सारी आवाज़ें इकट्ठा न हो जाए, जो कि बड़ी हद तक जो है
वो वरवर राव की कविता के साथ हुआ है। आज देखिए जो हमारे जो सर्वाधिक राजनीतिक चेतना संपन्न जो राज्य है उनमें आंध्र और तेलंगाना भी है, और ये उसका पूरा इतिहास रहा है जी। पश्चिम बंगाल भी रहा है, उसमें केरल है उसमें। तो ये खतरा राज सत्ता हमेशा महसूस करती रही। और इतनी आप देखिए कितना ये जो इस समय के हालत का जो वर्णन अभी ये किया आपने, उज्जवल ने, तो क्या इस समय जो एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हत्याएं हो रही हैं जी। तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं, 2002 में गुजरात के दंगों में खुलेआम शामिल लोगों को क्या मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री का पद पा रहे हैं जी। तमाम इस तरह के जो हैं सरेआम हत्याएं हो जाती हैं, उनका ये कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन जो जनता के लिए आवाज उठाने वाले, वो चाहे कवि हों, बुद्धिजीवी हों, संस्कृति कर्मी हों, आंदोलनकारी हों, उन सबको जो है प्रताड़ित किया जाता है या उनको जेलों में डाल दिया जाता है। मुझे लगता है वरवर राव की कविता कहीं से भी, या जो एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव मामले में जो लोग गिरफ्तार किए गए, उनके किसी भी काम से ये जाहिर नहीं होता है कि उन्होंने हिंसा भड़काने का काम किया। उल्टे जिस व्यक्ति ने हिंसा भड़काई, वहां जो सत्ताधारी पार्टी का समर्थक, उसके विरुद्ध कुछ भी वो नहीं होता है। प्रधानमंत्री विशेष तौर पे उससे मिले हैं कई बार चुनाव प्रचार में लेकर के पुणे जाने के दौरान। वही तो स्वाभाविक है। तो जी। तो खैर ये सब हो रहा है। अभी कितनी देर का है कार्यक्रम? बस हम लोग खत्म करने की ओर जा रहे हैं। मेरा यही इसीलिए सवाल था कि हम लोग जो अभी देख रहे हैं, मैंने आपकी कविता का जिक्र जो किया, हम वही देख रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश ने ये देखा नहीं आजादी के बाद से। मुझे बेहतर ये होगा कि मैं आपको एक कविता, जो डर इस समय चारों ओर फैला दिया गया है, जी जी जी, उसके बारे में मैं आपको एक कविता बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि मुझे और कोई कविता याद नहीं आ रही और एक किताब मेरे सामने रखी हुई है, तो यह जो डराता है, जो हमें डराता है, वह कहता है डरने की कोई बात नहीं, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं। जो हमें डराता है वह हवा में अपनी अंगुली तान कर कहता है किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वह अपनी मुट्ठियां भींचकर हवा में उछालता है और पूछता है तुम डर तो नहीं रहे हो। जो हमें डराता है वह अपनी तीखी ठंडी आंखों से हमें घूरता है और देखता है कौन कौन डर रहा है। लोग जब डरने लगते हैं वह खुश होने लगता है और हंसते हुए कहता है डरने की कोई वजह नहीं है। जो हमें डराता है वह खुद डर जाता है जब वह देखता है कि कोई डर नहीं रहा है। उज्जवल दादा, मैं ये चाहूंगा कि आपकी कविता एक जो है, जो वरवर राव मांग के ले गए थे, वो किस्सा और वो कविता अगर आप सुना पाए। वो कविता पेरुमल मुरुगन पे शायद आपने लिखी थी। हाँ, पेरुमल मुरुगन पर उस वक्त वो कविता मैंने लिखी थी और उन्होंने कहा कि वो ये कविता चाहते हैं, उसे इसका उनकी कोई पत्रिका है जी। इस कविता का अनुवाद वो तेलुगु में करके उसे छापना चाहते थे। फिर क्या हुआ मुझे ये पता नहीं है, संपर्क नहीं रह गया। कविता इस तरह है। शहर के चौक के बीच खड़े होकर उस शख्स ने कहा, मुझे पता है धरती घूमती है, घूमती रहेगी। मैं पेरुमल मुरुगन हूं और मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरे अंदर का लेखक मर चुका है। मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पास खड़े दोस्त से मैंने पूछा, कौन है यह पेरुमल मुरुगन? उसने कहा, लेखक था, अब पता नहीं क्या लिखता है।
मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, पता नहीं। फिर उसने पूछा, जानना चाहते हो? मैंने कहा, पता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानना चाहता हूं कि इसकी अहमियत क्या है। उसने कहा, अहमियत सिर्फ इतनी है कि वो शख्स चीखते हुए कहता है कि वो अब नहीं बोलेगा, और सड़क के दोनों ओर सारे मकानों में खिड़कियां बंद हो जाती हैं, खिड़कियों के पीछे पर्दे खींच दिए जाते हैं, पर्दों के पीछे बत्तियां बुझा दी जाती हैं। तुम और मैं, हम दोनों सड़क के किनारे खड़े रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। और ये बताना ज़रूरी है कि पिछले 1.5 साल में जब से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इसमें आनंद तेलतुंबड़े भी शामिल हैं, बड़े लेखक हैं, इसमें जो है वो सुधा भारद्वाज भी हैं, इन लोगों में गौतम नवलखा भी हैं। ये सब हमारे समय के अहम विचारकों और एक्टिविस्टों में से, इनमें से किसी का भी किसी हिंसक गतिविधि में संलिप्त होने का किसी तरह का कोई सबूत भी नहीं है, कोई प्रमाण भी नहीं है। मजे की बात यह है सब ईसा के खिलाफ है जी, सबसे बड़ी बात जी। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सारे लोग, चाहे वो भीमा कोरेगांव में जो लोग गए थे, वो बार बार संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, और उनके ऊपर इसी संविधान के खिलाफ असंवैधानिक काम करने के केस दर्ज करके उनको जेल में डाल दिया गया। और इसका एक सच और है कि पिछले 1.5 साल में सुनवाइयां नहीं हुई है, केस की हियरिंग लगातार पोस्टपोन हुई, और अब जब कोरोना का समय आया तो इनडेफिनिटली ये सुनवाइयां और हियरिंग्स, चाहे वो कमीशन हो इसके लिए बनाया गया, चाहे वो अदालत हो, वो इनडेफिनिटली पोस्टपोन कर दी गई है। यानी कि ये पता ही नहीं है कि अगली सुनवाई कब होगी। वरवर राव बहुत गंभीर सेहत के हालात में, आप जानना चाहते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो हुई है देखें, हमारे पेज पर भी है, हमने लाइव की थी वो, उसको सुने, उनका परिवार क्या बता रहा है, उनकी याददाश्त जा रही है। मैं एक बात कहना चाह रहा था, आप इससे पहले समापन करें कि जब उद्धव ठाकरे जब सत्ता में आए थे महाराष्ट्र में, तो उन्होंने कहा था कि मैं भीमा कोरेगांव में जो निर्दोष लोग जो फंसाए गए हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको हम लोग छोड़ेंगे। और उसके कुछ दिन बाद ये खबर आई कि केंद्र सरकार ने उस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो क्या इसमें ये शायद, ये मुझे लगता है सच है ये, और इसलिए भी शायद उनकी सुनवाई में, जमानत में ये सब अड़ंगे सब लग रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि एक खबर बीच में आई थी, क्योंकि आजकल खबरों को अलगाना बड़ा मुश्किल हो गया, कौन सही है क्या गलत है, ऐसा घटाटोप छाया हुआ है ये गोदी मीडिया के कारण, कि उसमें ये कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो बीमार वरवर राव को अस्पताल में ले जाना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार उसे ऐसा करने से रोक रही है। तो मेरे ख्याल से इसका पता किया जाना चाहिए, क्या ये सच है या इस खबर की क्या सच्चाई है। ये कहानी केवल वरवर राव की नहीं है, जो है प्रोफेसर साईं बाबा के साथ भी यही है। उनकी सेहत की हालत भी न केवल खराब है और खराब होती जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इसी समाज में तमाम अपराधी, जो मूलतः अपराधी हैं, जो समाज के खिलाफ क्या क्या नहीं करते रहते हैं, वो पैरोल पा जाते हैं। लेकिन एक बीमार कवि जो समाज के लड़ता रहा है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता के तौर पे हमारी जो उपेक्षा है हमारे ही लिए लड़ने वालों के प्रति, इस पर हमको दोबारा सोचना होगा। बहुत गंभीर सेहत की हालत है उनकी, उनकी याददाश्त जो है वो जा रही है धीरे धीरे, वो अलग तरह से बात कर रहे हैं, उनका परिवार परेशान है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके परिवार का हर सदस्य बोलते बोलते भावुक हो गया, गला रुंध गया, रो पड़े वो बात करते हुए। पर दरअसल इस पे सरकार से ज़्यादा हमको सोचना है, क्योंकि सरकारें अपनी मनमानी तब तक करती हैं जब तक जनता की ओर से प्रतिरोध उनको दिखाई नहीं पड़ता। अगर उनको ये पता होगा कि इस बात पे जनता जो है वो उनके खिलाफ हो जाएगी, तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ये हमको सोचना होगा। हम धन्यवाद करना चाहते हैं, और ये मैंने तय किया है कि वरवर राव की कविताएं तो मैंने 2 पढ़ दी हैं। आज वरवर राव को सलाम करते हुए और उनकी रिहाई की, उनके जेल से बाहर आने की, उनकी सेहत पे काम करने की सरकार पे दबाव बने, इस बात की उम्मीद करते हुए मैं फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ूंगा। उनके लिए एक पड़ोसी मुल्क का एक शायर वरवर राव और हमारे समय के लिए, हमारे समाज के लिए जो कहता है, उनकी एक नज़्म है बहुत मशहूर, निसार मैं तेरी गलियों पे वतन की जहाँ, चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले,
जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र झुका के चले, जिस्म जा बचा के चले। ये हमारे वक्त का हाल है, लेकिन इस नज़्म के आखिर में, इस नज़्म के बीच में वो कहते हैं, जो उम्मीद की बात है, वो कहते हैं कि यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई, यूं ही खिलाए हैं हमेशा हमने आग में फूल, ना उनकी हार नई है ना अपनी जीत नई। इसके साथ मंगलेश जी और उज्जवल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम लोग आए। वरवर राव के परिवार के कुछ सदस्य हमारे साथ होंगे, कल हम उनके साथ लाइव करेंगे। वो आज आने वाले थे, पर वहाँ बिजली ना होने की वजह से उनसे बात नहीं हो पाई हमारी। हम कल उनके साथ मिलेंगे आपसे, और हम ये कैंपेन चलाएंगे, कोशिश करेंगे तब तक जब तक कि ये उम्मीद, ये सपना सच ना हो जाए कि वो रिहा हो और स्वास्थ्य लाभ कर पाए। जितने भी संभव मंच हैं, सब जगह से आवाज उठनी चाहिए वरवर राव को रिहा करने की। जी, आप सबको शुक्रिया। वरवर राव के बारे में पढ़ें, जो लोग नहीं जानते हैं, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। वो 3 मैजिकल शब्द जो मैंने नए नए सीखे हैं, 3 मैजिकल वर्ड्स अंग्रेजी में कहते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इसको। और आप सबका शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया आपको।